पहले जिक्र किया मुदगल साहब ने, मैं ये नहीं कहता कि किस गवर्नमेंट के वक्त ये वाकया हुआ। अगर वास्तव में गंभीर विषय है, अगर घोड़ी से दूल्हे को उतारा जाता है और महज अपराध इस लक्ष्य के साथ किया जाता है कि ये दलित है, तो मुझे लगता है कि ये सभ्य समाज का एक कड़वा सच और कुरूप हालात हमारे सामने आ रही हैं। तो इनके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। सरकारों की बात नहीं है। क्यों हमारा सिस्टम इतना कमजोर रहा कि आजादी के इतने साल बाद भी एक दलित ये कहने से झिझकता हो कि ये सामने कोई बड़े साहब खड़े हैं या कोई समन खड़ा है। तो हालात ये हैं, आज भी उस सोच से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि दिल्ली पे अगर किसी के जाते हैं तो बिल्कुल गली के अंदर अपनी जूतियां खोल करके जाएंगे। ऐसा क्या हो गया कि अभी तक वो सोच नहीं बदल पा रही है? देखिए, समय समय के अनुसार सोच लगातार बदलती जा रही है। ऐसा नहीं लगा, ऐसा नहीं, क्रम बदल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बहुत कुछ चीजें हुई। मैंने तो कहा कि आजादी के बाद में गिने चुने राज्य में एक आध ऑफिसर मिलते होंगे, सिंगल आंकड़े में होंगे। आज बिल्कुल बहुत अच्छे से हालात बदले, लेकिन फिर भी अगर 125 अपराध अगर दलितों के खिलाफ एक दिन में हो रहे हो तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लक्ष्मीकांत जी, निश्चित रूप से सामाजिक चिंता का विषय है। मैं सीधे तौर पर सामाजिक चिंता का विषय, जो सामाजिक समरसता के साथ हम सब समाज के लोग करते हैं, राजनीतिक दल के लोग करते हैं, उन सबकी चिंता का विषय निश्चित रूप से है। हम सबको सोचना होगा हम कहां खड़े हैं। अब विषय राजनीतिक क्षेत्र का विषय होता है तो हम कांग्रेस पे आरोप लगा सकते हैं, कांग्रेस हम पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन विषय निश्चित रूप से सामाजिक विषय है। दलितों पर अत्याचार नहीं हो, इसके लिए आवश्यकता अवेयरनेस की, अवेयरनेस, सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है जो लगातार बढ़ रही है। मैं कई बार आरक्षण के मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, विषय कई बार विवाद के रूप में आता है, लेकिन जो दलित महिला, कुचड़ा और पिछड़ा वर्ग था उसको आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी। कभी के कांग्रेस के लोग अपनी विचारधारा की बात करते भूल जाते हैं और बड़ी तेजी से कहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय आरक्षण की व्यवस्था हुई। मुदगल साहब ने कहा इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है कि निश्चित रूप से संविधान की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, हमारे संविधान निर्माताओं की देन है कि उन्होंने आरक्षण हमें दिया। आरक्षण का सीधा रूप में फायदा दिखने लगा। आज जैसे आपने कहा आरक्षण का फायदा दिखने लगा है, आप मान के चलिए आने वाले कुछ समय और अधिक फायदा हमें को दिखने वाला है। और लगातार मैं सोच बदल रही है, हमारे राजनीतिक दलों की भी सोच बदल रही है। मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, सभी राजनीतिक दलों पर आप कटघरे में हम सबको खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम सब राजनीतिक दलों ने जो कुछ काम किया होगा उसका सुखद परिणाम सामने है कि आज समाज में सामाजिक समरसता की स्थिति खड़ी हुई है। मोहन भागवत जी पर आरोप लगाने वाले लोग पहले सोच लें कि संघ के अंदर जब व्यक्ति का प्रवेश होता है तो प्रवेश के साथ ही अस्पष्टता की भावना दूर हो जाती है। घर घर जाकर चंदन किया जाता है, वहां जाकर ये सोच नहीं होती कि ये व्यक्ति किस जाति का, किस वर्ग का है, किस समाज का है। वहां पर ये सोच नहीं होती। वहां शुरुआत ही अस्पष्टता को दूर करने के माध्यम से होती है, वहां किसी जाति विषय की बात नहीं होती। एक सामाजिक समरसता के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की बहुत बड़ी मैं धरोहर मानता हूं कि उसने राष्ट्र के अंदर जनजागरण के माध्यम से हो चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से हो, इस देश के अंदर छुआछूत और जातिवाद की भावनाओं को खत्म करने का प्रयास किया। चलिए, मैं इस बीच एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको सुनवाना चाहूंगा कि इस मौके पे मोदी क्या कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती का प्रेरक अवसर है। मेरा सौभाग्य रहा कि आज प्रातः दीक्षा भूमि में जाकर के उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला। एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के मैं आपके बीच। चले, तो मोदी जी को आपने सुना। मोदी जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके आदर्शों को प्रासंगिक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए ही समाज में समानता आ सकती है। बिल्कुल ये बात सही है कि उनके आदर्शों को हम दिल से लगा करके और एक उसमें डलने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि काफी समस्याओं का हल हो सकता है। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास में था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि देखिए आरएसएस में जब जाते हैं तो कांग्रेस का भी यही दावा होता है, सब राजनीतिक दल यही कहते हैं समानता के लिए बातें हैं, समानता के हक है उनका, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर घूम के सवाल यही आता है कि आजादी के इतने साल बाद में अगर वास्तव में आज भी दलितों की डिमांड सिर्फ वही हो कि हमें समाज में बराबरी का हक मिले, तो क्या कमजोरी है कि या तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं या फिर जो वास्तव में उनका हक है वो नहीं मिल पा रहा है? कोई तो ऐसी वजह होगी। देखिए, हक तो लगातार, देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसमें राजनीतिक क्रांति है। अब अपन एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक क्रांति के रूप में भारत में सबसे ज्यादा अच्छा लोकतंत्र है। मैं तो कहता हूं विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र। इसकी खूबी है कि यहां कोई व्यक्ति अपनी समस्या के लिए आंदोलन कर सकता है, खड़ा हो सकता है, उठ खड़ा होता है। जब जब दलितों पर संकट आता है तो अन्य वर्ग
अन्य जातियां भी उसके अंदर जुड़ती है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के माध्यम से जुड़ो या सामाजिक संगठनों के माध्यम से जुड़ो। तो निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि अति महत्वाकांक्षा है, ये भी नहीं है। और ये हम ये कहते हैं कि समाज में एक चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं किया और सामाजिक समरसता नहीं बढ़ी, ऐसा भी नहीं है। देखिए, समय समय पर लगातार प्रयास चल रहे हैं, उन प्रयासों का इस वक्त परिणाम है। आप ये मान के चलिए, हम ये कह सकते हैं आजादी के बाद किसी पार्टी को कटघरे में बिना खड़ा किए ये कह सकता हूं आजादी के बाद प्रयास बहुत हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक सोच में कभी कभी कमी रही होगी, जिसके कारण इन सब की तेजी के साथ जो शुरुआत होनी चाहिए वह नहीं हुई। आज केंद्र में एक मजबूत नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व के साथ मैं कहता हूं मोदी जी का नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है, उसके माध्यम से एक शुरुआत हुई है। दलितों के माध्यम से आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की को मानने वाली सबसे बड़ी पार्टी की राजनीतिक संकीर्ण विचारधारा ईवीएम पर समाचार चिन्ह आज कब खड़ी की मायावती जी ने, जब वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रही थी। न तो समय था न स्थान था। इस बात को वह कई बार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक सोच उन्होंने बताया, दर्शाया कि वे किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उपयोग किस मंच के माध्यम से कहां कर सकती है। ये उनकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। इसलिए मैं कहता हूं कुछ राजनीतिक दल जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्हें वहां से निकलना होगा और एक सामाजिक दायरे में सामाजिक समरसता के लिए सोचना होगा। चलिए राजेंद्र जी, आज एक इस बीच जो बौछारें लगाई जा रही हैं कि अम्बेडकर जी के प्रति हमारा ये श्रद्धा भाव, उस बीच आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हाल ही में जो सीएम बने, उन्हें एक बड़ी बात कही है कि महापुरुषों की जयंती पे का अवकाश क्यों हो। क्या वास्तव में भी एक राजनीति का मुद्दा बनना चाहिए या उस सच को स्वीकार करना चाहिए कि उस दिन अगर हम जो नरेंद्र मोदी एक सोच लेके चलते हैं, श्रद्धांजलि तो तब होगी सच्ची है कि जब हम दो काम आगे अगर बढ़ा करके करें। एक्चुअली में पता नहीं, वही बात जो मैं पहले कह रहा था, हाँ, कि एक्चुअली वोटों के चक्कर में हमने हमारा सारा सिस्टम उसको बिगाड़ने की कोशिश की है, वोटों की राजनीति के चक्कर के अंदर। अब देखिए, कभी मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता, पर देखिए कभी आप किसी एक जयंती के नाम पे छुट्टी कर देते हैं, फिर कभी दूसरे अवसर पे कर देते हैं। तो जो हमारे जो काम करने के जो दिन हैं, काम करने में या कोई नई चीज करने की और कोई चीज उसी जगह पे हम सरकारी कार्यालयों में छुट्टी करके और सब कुछ बंद करके उसको एक अलग ही तरह का रूप देने की कोशिश करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रयास ही होना चाहिए 365 में 365 दिन हमको काम करना चाहिए, जिससे कि हम देश को एक नई चीज दे सके, एक नई विकास का काम हो सके, कोई ना कोई नई चीज आ सके। पर क्योंकि हमको वोट लेना है तो हमको भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे छुट्टी करनी है, हमको वोट मालियों को लेना है तो ज्योतिबा फुले जयंती पे करनी, महिलाओं को वोट लेना है तो करवा चौथ पे आधे दिन की छुट्टी है उनको बस में फ्री करना है, या कोई और दूसरी चीज है। तो ये चीजें एक गलत परंपरा की ओर हम जाते हैं। ये सुविधा नहीं, कहीं ना कहीं जो एक तमन्ना होती है वोट को साधने की होती है। हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से वोट साधने की है। जबकि अब आजादी के बाद में 70 साल 75 साल से ज्यादा टाइम हो गया, हमारे सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हमको अब इन छोटी छोटी चीजों को तो बिल्कुल नकार देना चाहिए। क्योंकि जब संविधान बना था तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि साहब संविधान में जो भी उस टाइम पे जो समाज के अंदर विसंगति थी, दूसरी चीजें थी, उनको दूर करने के सारे संविधान में प्रावधान है, वैसे भी हमारे पूरे सिस्टम के अंदर प्रावधान है, उसके साथ चला और काफी कुछ बदलाव आया है। आज दलितों की वो स्थिति नहीं है जो आजादी के टाइम पे थी। एक दूसरी जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि देखिए, जो दलित समाज के अंदर से भी जो लोग अच्छी पोजीशन के अंदर आए हैं, जिन्होंने समाज के अंदर उन्नति प्राप्त करके और एक अच्छी पोजीशन बनाई है, वो लोग भी अब वो जातिगत या समाज के जो संगठन बना करके अपनी राजनीति उस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को प्रभावित करके अपनी दुकान जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ी दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि अलग अलग समाज का, आप देखिए अब पूरा हिंदुस्तान एक हो गया। हम जाति धर्म से ऊपर उठने की बात करते हैं, मजहब से ऊपर उठने की बात करते हैं, और आज ये गौड़ ब्राह्मण समाज, ये दूसरे ब्राह्मण समाज, ये दलितों का फलाना समाज, ये उसका फलाना समाज, और उनमें भी कहां जा रहे हैं। और उनमें भी एक सबसे जो बड़ी बात है रोचक, हो सकता है किसी को सुनने में बुरा लगे, लेकिन आम बोलचाल में जो कहा जाता है कि उन तबकों में भी एक ठेकेदार, बिल्कुल वो जो ठेकेदार हैं, वो कहीं ना कहीं ये रखते हैं कि आप चिंता मत करें, एक वोट के लिए बिल्कुल इस तरह से कि आप मेरे से मिलिए, उस समाज का तो मेरे ही पीछे हैं। और कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे हैं तो इसी तरह की बातें निकल करके सामने आ रही थी और बात कही जाती है। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एक सोच बदल रही है लोगों की। एक कोई भी, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे एक मध्यम वर्ग के परिवार हो, चाहे उच्च वर्ग का परिवार हो, हर मतदाता अपने नेता से एक सीधा संपर्क भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो एक जो एक क्रम है, वो एक अच्छी सोच हो सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं कहना चाहूंगा, एक पढ़ने लिखने का जो एक लोगों में अभ्यास हुआ है और जो हमारी लिटरेसी बढ़ रही है, वो एक बड़ा कारण है। और वास्तव में अगर ये रफ्तार रहती है तो एक बड़ा कारण और भी हो सकता है कि
आज जो उत्पीड़न की हम बात कर रहे हैं, जिस पे चिंता जाहिर कर रहे हैं कि समानता का हक बेशक दे रहे हो, लेकिन आज भी उत्पीड़न के मामले इतने सामने आ रहे हैं। कुछ मामले योगेंद्र जी, मैं एक चीज कहूंगा, जैसे डेल्टा कांड या कोई दूसरा भी XYZ कोई सा भी कांड हो, चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ यदि कांड, उसको कांड उस घटना को लेकर के यदि राजनीति नहीं की जाए तो काफी कुछ समाज की स्थितियां सुधर सकती है। बिल्कुल, एक्चुअल में राजनीति करके हम उस चीज को क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई उसको उजागर करके और हम समाज में एक अलग तरह का मैसेज देना चाहते हैं, अपनी दुकान जमाना चाहते हैं, इस तरह की चीजें करना चाहते हैं, तो वो चीज अपने को नहीं करनी चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन हो, इस तरह की चीजों से उनको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये बात। चलिए मनोज जी, मैं आपसे मुखातिब हूंगा। कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि हमें वोट की राजनीति से थोड़ा सा अलग हटना होगा। ये बात मैं सही मानता हूं कि रूलिंग पार्टी बनती है, कोई भी पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है जब सत्ता के सिंहासन पे बैठती है या उस सत्ता के कुर्सी तक पहुंचती है, सामाजिक सोच में बदलाव के लिए वो भी एक जरूरी है। क्यों एक पर्टिकुलर या एक सीमित तबके तक हम सिमट करके रह जाते हैं कि फलानी जाति के वो लोग हैं, फलानी जाति के वो शख्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्यों उस डेप्थ तक पहुंचने की पहल नहीं की जाती है, क्यों कोशिश नहीं की जाती है? चौपालों की व्यवस्था आप लोगों ने की, और चौपाल की व्यवस्था के पीछे मकसद यही रहता था कि कोई वास्तव में किसी दलित के प्रति अन्याय हो, किसी के प्रति अगर कोई इस तरह की भावना होती है तो आप ला सकते हैं। पंचायतों के अंदर आप लोगों ने आम सभा की व्यवस्था की, आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन अभी भी जो है उस डेप्थ की मॉनिटरिंग की मुझे लगता है कि एक मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी कमी है। अगर वास्तव में देखिए, ये बात भी सही है कि कई बार फेक मामले भी सामने आते हैं कि इस मामले को भुनाने के लिए किसी ने गलत FIR दर्ज करा दी, आंकड़ा लेकिन आपके रिकॉर्ड में तो बोलेगा वो। तो एक मॉनिटरिंग का जो अभाव रहा है, या तो समय नहीं रहा लोगों के पास में, या वो सामाजिक बदलाव के लिए मॉनिटरिंग, अगर एक भी कहीं केस होता है, कोई विशेष मामला को सामने आता है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, एक बड़ी वजह हमें ऐसे लगती है। तो ऐसे क्या अभाव रहा कि अगर आपने व्यवस्था कर दी और उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है? देखिए योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही सत्य बात कह रहे हैं। मैं आपकी बात पे आऊंगा, पहले पारिक साहब की बात का छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। इतनी देर से आप संयम बरते हुए थे। मैंने इंदिरा गांधी जी की बात को ये कहा था कि उन्होंने संविधान में जो उसको आगे बढ़ाया, मैंने उनको ये नहीं कहा इंदिरा गांधी जी ने बताए गए मार्ग को अनुसरण किया। जो 10 साल के लिए व्यवस्था की थी उसकी समीक्षा नहीं किया आप लोगों ने, उससे आगे लेकर के जाते रहे, लेकिन वो उसको संविधान से जोड़ गए। मैंने उनको इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इन्होंने वो अनुसरण किया। देखिए, राजीव गांधी जी ने पंचायत स्तर तक आरक्षण की व्यवस्था की। उनका बड़ी ऊंची सोच थी कि नीचे पंचायत अगर मजबूत होगी, दलित कमजोर वर्ग अगर नीचे से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर पाएगा तो वो अपनी ऊपर तक पैठ बना पाएगा। उनकी सोच नीचे की जड़ से लेके पेड़ के ऊपर के वृक्ष तक थी। तो ये सोच कांग्रेस की बहुत लंबी सोच थी, हमारे नेताओं की लंबी सोच थी, और हमने उसी का अनुसरण किया। अब आप बात कर रहे थे तो मैं आपकी बात का ये जवाब दूंगा कि कांग्रेस हर पग पे हम लोगों का यही था कि किसी भी जाति, धर्म, मजहब में किसी भेदभाव नहीं हो, ऊंच नीच नहीं हो, छोटा बड़ा नहीं हो, हर धर्म को, मजहब का सम्मान हो। इसी का हम अनुसरण करते आए हैं। और बाबा साहेब ने भी यही कहा था कि सबको समानता का अधिकार मिले, सबको देश में एक समान अधिकार, कानून बने। इसके तहत हमने कानून भी बनाए। कांग्रेस शासनकाल में इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी टाइम में भी हुए, राजीव गांधी जी के टाइम में हो सकता है कानून की कुछ पग पे कुछ उसकी अवहेलना भी हुई, कुछ लोगों ने गलत मुकदमे भी दर्ज करा दिए इसकी एवज में, लेकिन उसका समय समय पर निरीक्षण होना चाहिए। अगर कोई गलत कानून में अगर कोई खामी है तो उसको ठीक भी किया जाना चाहिए। लेकिन हमने इनको सुरक्षित करने के लिहाज से कानून में कैसे इनको मजबूती दी जा सकती है, नौकरियों में इनको कैसे समानता दी जा सकती है, एजुकेशन में इनको कैसे इनको समानता दी जा सकती है, जिससे कि ये वर्ग ऊपर उठे। हमारा मेन उद्देश्य, कांग्रेस का मूल मंत्र यही था कि सबको समानता के साथ सबको ऊंचा उठाया जाए, जिससे कि कोई भेदभाव नहीं रहे, देश में छोटा बड़ा ना रहे। और कोई कानून में अगर कोई लोचा है, कोई कानून में अगर कोई उसका मिसयूज कर रहा है, ऐसे तो आप देखिए दहेज कानून भी बना, उसमें भी लोगों ने कानून का उल्लंघन शुरू किया, तो उसमें भी बाद में अमेंडमेंट हुआ कि पहले तो एक FIR पे दुल्हन के उसके सास ससुर देवर देवरानी सबको एक साथ जेठ जेठानी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन अब उसमें काउंसलिंग शुरू हो गई। तो कोई नियम बना, अगर उसमें कोई उसका बुराई थी तो उसको दूर किया गया। इसी प्रकार अगर इसमें भी कोई अगर कोई गलत खामी है तो उसको दूर किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल बाबा साहेब के बताए गए मार्ग पे चलने के लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं और कांग्रेस उसी का अनुसरण करती है।
चलिए, नहीं, मेरा जो सवाल था जी, बाबा साहब के आदर्शों पे तो आप चलिए, विश्व चलना भी चाहिए, तभी समानता के जो एक वो सोच लेकर चल रहे थे समाज में, एक सामाजिक बदलाव देखा था उन्होंने। केवल ये नहीं कि पॉलिटिकल सिनेरियो बदलेगा, सामाजिक बदलाव होता है तो मानसिकता भी बदलती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम नियम कायदों पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम आपकी उस मॉनिटरिंग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर ये चौंकाने वाली कोई चीज सामने आती है, आग लगती है, तभी क्यों बचाव किया जाए, पहले से क्यों नहीं बचाव करके रखा जाए कि यहाँ पे पेट्रोल है, आप यहाँ पे माचिस मत रखिए, कहीं कोई बच्चे को दूर रखिए, इसमें तिल्ली नहीं जला दे। तो ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं, विस्फोटक जो हालात बन रहे हैं, उससे पहले क्यों चेतनी है, जो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सामाजिक बदलाव के लिए या मॉनिटरिंग का जो अभाव रहा है हमें जो सिस्टम में दिखाई देता है, उस और पहल क्यों नहीं की जाती है? देखिए, मॉनिटरिंग के लिए तो समय समय पे नियम कानून के लिए कमेटियां भी गठित होती हैं, कोई खामी होती है, जैसे मैंने आपको दहेज प्रथा वाला बताया, इसमें भी हुआ। अभी ये जो आपका ब्लैकमेलिंग कांड था, अभी खुला है, आप देखिए उसमें एक एसीपी तक ने अपने आप को सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद में जब राज खुला तो इतना बड़ा राज खुला कि कई उसमें महिलाएं जो इन्वॉल्व थी उनको गिरफ्तार भी किया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस ने जब पूरा राज खोला तो पता चला कि गलतियां दूसरे पक्ष से हो रही है। ब्लैकमेलिंग एक गैंग बन गए थे, और गैंग बन गए थे, वो गलत एफआईआर दर्ज करते थे, उनके साथ पुलिस का भूमाफिया भी जुड़ गया था। तो वो एक कानून तो बनाया गया था महिलाओं के संरक्षण के लिए, और उन्होंने उसका मिसयूज करके उसको केस झूठे मुकदमे करने शुरू कर दिए। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि अगर कोई कानून में किसी प्रकार से अगर उसका कोई मिसयूज कर रहा है तो उसमें कमेटी गठित की जा सकती है, उसमें पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन उस जो मूल संविधान है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके साथ छेड़छाड़ करने से तो फिर तो बाबा साहेब ने जो हमको बात बताई थी उससे बिल्कुल ही हम चलिए। लेकिन अब एक मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा कि 2019 को लक्ष्य लेकर के बीजेपी ने भी कोर कमेटी की बैठक में कहा था कि दलितों और युवाओं को साधने की आवश्यकता है, उसे हमें पार्टी के साथ जोड़ने की जरूरत है। देखिए, भाजपा के पास कोई भी देश आजादी के समय का कोई भी ऐसा नेता, बड़ा नेता नहीं है जिसको वो अपना आदर्श मान पाए। कांग्रेस के पास तो लिस्ट लंबी है। अब मैं कितने मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, बाबा साहब, कितनों के नाम मैं गिनाऊं। ये मेरे भाजपा के मित्र किसी को कहने लायक इनके पास कोई आदर्श पुरुष व्यक्ति नहीं है। तो इनके पास तो अब यही है कि कभी तो ये महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ लेते हैं, कभी बाबा साहेब के जाके पहली बार वहां पे जाके प्रधानमंत्री बन के वहां पे प्रोग्राम कर लेते हैं। हमारा राजनीतिक स्टैंड नहीं है। और ये छुट्टी का भी आपने मामला उठाया, कांग्रेस इससे भी इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि उस दिन उनकी जयंती के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रमों के लिए आदित्य नाथ मना नहीं कर रहे, कार्यक्रम देखिए, समाज जिसकी मांग करता है, समाज उसके लिए उसको मनाना चाहता है, हम समाज को उस काम के लिए कैसे रोक दें? आप बताइए, उनकी लोकतांत्रिक शक्ति को हम कैसे रोक दें? तो ये बिल्कुल कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। योगीनाथ जी की अपनी सोच हो सकती है, उनकी और प्रधानमंत्री जी और भाजपा की को कथनी करनी में अंतर हो सकता है। कांग्रेस इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि उनकी कोई भी जयंती के दिन या कोई महापुरुष की जयंती के दिन उनकी छुट्टी को रद्द किया जाए। जो छुट्टी अगर उन समाज के द्वारा मांगी गई है, कांग्रेस ने नहीं लागू की, समाज उसको मनाना चाहता है, समाज के लोग एक जगह संगठित होकर उसको मनाना चाहते हैं, तो उसमें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इसमें छुट्टी देना या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 365 दिन वर्किंग होती है। ऐसे तो होली, दिवाली, हर ईद, सब त्योहार होते हैं, गुरु नानक साहब का त्योहार होता है। तो कोई सारे त्योहार मनाने के लिए लोग अपना एकत्रित हों, संगठित हों, अपनी बात कहने की जगह दूसरा आदमी सुन पाए, वो अपनी तर्क वितर्क हो पाए, इसलिए ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए समाज के द्वारा मांगी गई है। ये कोई जबरदस्ती की नहीं है कि राजनीतिक रूप से दी गई है। लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल है मेरा यहाँ पे आपसे। कोर कमेटी की बैठक हुई और अब आपकी भुवनेश्वर में 2 दिन की वर्किंग कमेटी हो रही है, तो उसमें भी दलितों का मामला जरूर आएगा कि दलितों को जोड़ने की बात कही जाएगी। वैसे भी आप 7 दिन का एक कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं, पूरे देश भर में आप आयोजित भी कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल मेरा यह है कि वास्तव में अगर अच्छा कोई काम किया जाता है, सड़क बहुत अच्छी है, तो किसी भी कभी ध्यान जाता है कि सड़कें देखिए उस प्रदेश की है या उस जिले की हैं, अपने आप कहा जाता है। तो दलितों को जोड़ने के लिए पार्टी स्तर पे जो आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, क्यों ना ऐसा सामाजिक बदलाव के लिए उनको जो हक है उसके लिए को सरकारों की ओर से ऐसी पहल की जाए कि बिल्कुल दलितों में वो पैठ बन सके, वो कह सके खुद कि वाकई अब हमें हमारा हक मिलना शुरू हुआ है। आजादी के इतने साल बाद में हम जिस चीज के लिए तरस रहे थे और समानता का जो अधिकार चाहिए था वो अब दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि काम के साथ भी बातें हो सकती हैं। तो महज एक जोड़ने का लक्ष्य क्यों लिया जा रहा है? काम के माध्यम से तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो,
उनको छात्रवृत्ति देने के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो या शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो चुकी है, उसी के तहत सभी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। चाहे बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा की बात हो, सब तरीके से हमारी सरकार ने लगातार सोच है कि दलितों का उत्थान हो। लेकिन बात अभी बड़ी हास्यास्पद बात की मनोज जी ने की, बड़ा दुख भी होता है कि महात्मा गांधी पर कांग्रेस ने अपना एकाधिकार जमाने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर जो कह चुके थे कि कांग्रेस जो है ये दलितों करुणा की दृष्टि देखते, इसी विषय पर कांग्रेस जिन्होंने छोड़ दी थी, उस व्यक्तियों पर, उन महापुरुषों पर अपना अधिकार, विचार, अपना विचार। नरेंद्र जी 36 में लेबर पार्टी बनाई थी, आपको जानकारी नहीं तो बता दूं आपको, ठीक नहीं है आपको। 36 में कांग्रेस छोड़, कांग्रेस 36 छोड़ दी, अब अधिकार अपना जमा चाहते हैं, ये चाहते सार्वजनिक रीजन के पास। मैं सीधे कह सकता हूं, ये दंगल का मौका भी दूंगा आपको मनोज जी, इस दंगल का मौका दूंगा। एक बार बात पूरी कर लेनी दीजिए पारिक साहब। तो बड़े आपने पहले सुना, बड़े शान के साथ में इन्होंने सुना, ये भी 1 मिनट का वक्त दूंगा, नहीं तो फिर दर्शकों को पता नहीं लगेगा कि आप लोग किसी विषय आपने निश्चित रूप से ऐसा विषय भी नहीं राजनीति की जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी पर हम अपना अधिकार जमाए, ये ठीक नहीं है, ठीक व्यवस्था नहीं है। लेकिन जानकारी दे दूं मनोज जी आपको कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल छोड़कर भारतीय जनता के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, आपको जानकारी नहीं होगी, और आजाद भारत के पहले शहीद हुए। उन्होंने एक देश में 2 विधान 2 निशान का आंदोलन खड़ा किया, और जिस कश्मीर में आज आप जा पा रहे हैं वो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की देन है कि आप बिना वीजा के कश्मीर में जाते हैं, वरना आपके नेहरू ने तो व्यवस्था कर दी थी कि कश्मीर में 2 निशान और 2 प्रधान हुआ करते थे। जानकारी कर लें, आपको जानकारी कर लें, आप जगह नहीं है, पता लग जाएगा आपको। राष्ट्रीय समस्या के स्तर पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, आज जिनके प्रश्न उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खत्ते से बचते बना हेलीपैड बनाने की स्थापना भी आपकी नहीं की थी, हेलीपैड भी उन स्वयं सेवकों ने बनाया था। आपको जानकारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और डॉक्टर श्याम मुखर्जी खड़े करने वाले जैसे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं आप लोग विचार करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अरे कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का नाम था, पार्टी का नाम नहीं था, राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। आप लोग आजादी हो गई, कांग्रेस खत्म कर दीजिए, लेकिन आपने खत्म नहीं की। आप उस कांग्रेस के नाम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी इंदिरा कांग्रेस बनाते हैं, कभी राष्ट्रीय कांग्रेस बनाते हैं। आपकी सोच ही बड़ी गलत है, आपकी सोच खाली वोटों के लिए है, आपकी सोच नहीं थी, आपकी सोच वोट बैंक के लिए थी। कांग्रेस आंदोलन के लिए था, कांग्रेस देश में आंदोलन का नाम था। रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा। सवाल ये नहीं है कि उलझा जाए या फिर हम ये पहल करें कि अंबेडकर हमारे, अंबेडकर उनके, या अंबेडकर को राजनीति का खड़ा बनाया जाए। इश्यू ये है कि हम बेशक उन्हें 126वीं जयंती पे भी हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी, 127वीं पे भी देंगे। क्या ये मान सकते हैं दलित और समाज के चिंतक, समीक्षक या आप लोग ये भरोसा कर सकते हैं कि 1 साल बाद जब 127वीं जयंती मनाई जाएगी तो काफी तस्वीर इस मायने में बदली हुई हो? इसमें सच्चाई, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि देश की तस्वीर नहीं बदल रही हो। सामाजिक उत्थान हो, चाहे राजनीतिक उत्थान हो, चाहे आर्थिक उत्थान हो, हर तरह का उत्थान दलितों का देखा जा रहा है। लेकिन एक सभ्य समाज जो 21वीं सदी के अंदर एक बड़ी ताकत बनने का सपना देख रहा हो, और उसमें अगर छोटे हों चाहे बड़े केस हों, और दलितों के नाम पे राजनीति हो और दलितों को उनका हक नहीं मिले, तो मुझे लगता है कि एक सवाल या निशान खड़ा होता है। सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें तभी होगी जो वास्तव में उनके बताए हुए रास्ते, उनका मकसद, उनकी सोच, उसको हम आगे बढ़ा सकें। अन्यथा तो यही होगा कि महज 1 साल पहले 14 अप्रैल 2016, 2017 और 2018 को भी उसी तरह से माला अर्पित करेंगे। एक दिन पहले पटाखे चलाएंगे, दूसरे दिन प्रभात फेरियां देंगे, और बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, वही रहेगा। मिशन कभी पूरा होना नहीं है।